स्वागत है आपका ऑली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं जिनसे संबंधित तथ्यों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इन तू शब्द का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो ये है हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ ने। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है और इस समय पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्रागैतिहासिक काल का जो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन है, इसका ये एकमात्र स्रोत है क्योंकि उस समय कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ये 600 ईसा पूर्व से आज तक का समय है, यानी उसके बाद का समय है। इस समय के पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इस समय का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल का मतलब कि उस समय के पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो ये है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो ये गुप्त वंश और शुंग वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र। सातवाहन वंश से। विश्व पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो ये है मौर्य वंश से संबंधित। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि? खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये है मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये है मनु स्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रीक सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्री संहिता या
महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न तूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला के नाम से। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट दी गई है प्रमुख अभिलेख व शासक की। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल के समय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के समय का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश घोष के समय का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय का है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के शासन काल के हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिल की रचना किसने किया था? अलबर्नी ने। मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये है शुंग वंश का। यहाँ पर लिस्ट दी गई है चीनी लेखकों के वर्णन की। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे। इस तरफ लेखक दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरफ लेखक है, इस तरफ समय है, यहाँ पर रचनाएं हैं, इस तरफ उनके यात्री का विवरण है। पहले लेखक है जो चीनी लेखक है ये है फाहियान। इनका समय है 399 से 414 ईस्वी। ये इनकी जो रचना है इसका नाम है भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने समुद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। इनका समय है 629 से 645 ईस्वी। इनकी रचना है सीयू की पाश्चात्य संसार का लेख। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट है इत सिंह। इनका समय है 673 से 675 ईस्वी। इनकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे थे ये। तो ये हमने लिस्ट देखी है चीनी लेखों के वर्णन की। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी स्टोन एज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। ये इसका जो टाइम पीरियड है ये है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। इससे जो इसके औजार पाए जाते हैं वो औजार किस प्रकार के होते हैं उसके आधार पर इसे 3 अन्य प्रकार में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 26 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के मध्य। तो ये हमने पाषाण काल के बारे में जाना। नेक्स्ट है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस हुड को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये था जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हीरा किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में।
प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो ये है कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो ये है जौ। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कॉपर एज, ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के संलग्न कार्यालय हैं? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पर लिस्ट दी गई है ताम्र पाषाण कालीन स्थल की, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ प्राप्त साक्ष्य है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ स्थल है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है दायमाबाद। नेक्स्ट है नौदा टोली, ये मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है नेवासा, महाराष्ट्र में है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है ताम्रवती, राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबॉक ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये हैं जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ये है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पूरा पाषाण काल से। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो ये है महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब कब प्रयुक्त किए गए? तो मध्य पुरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये शिवालिक की पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहरराय से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट दी गई है नवपाषाण कालीन स्थल की, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ स्थल है, एक तरफ राज्य है। बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल कश्मीर में है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है महदहा, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कोलजी हवा, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट है संगनकल्लू, कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो
बेल्लारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है पिकली हल, कर्नाटक में है। यहाँ से रात के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चौपानी मांडू, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू ये असम में है। यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरांद, बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाऊस अली असम में है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये है सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल कौन सा है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मात देवी की। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये भारत में। सैंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये है मोहनजोदड़ो। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यहाँ नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ के मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो ये है उत्तरी काले पालस्कृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सिलखड़ी का। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है मेलुहा। नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा की सीमा दी गई है। तो हड़प्पा की जो उत्तरी सीमा है ये है मांडा, जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। इसका जो पूर्वी सीमा है ये है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, और इसका पश्चिमी सीमा है सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम स्थल हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट दी गई है हड़प्पा कालीन स्थल की, जो कि महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये हम देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर स्थल दिए गए हैं, एक तरफ उत्खनन करता है, एक तरफ वर्ष है, एक तरफ नदी है, एक तरफ प्राप्त साक्ष्य है। हड़प्पा ये मूंछ मोगरी जिला पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। इसका उत्खनन किया गया 1921 में। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी,
पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांसे, दर्पण आदि। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। इसका उत्खनन किया गया 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरिक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है लोथल। ये अहमदाबाद जिला गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ नाव। उत्खनन किया गया 1955 एवं 1962 में। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्नि वेदिका, हाथीदांत, चावल व बासरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। नेक्स्ट है चंद हुदड़ो। ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है ये है अर्नेस्ट मैकेबा एन.जी. मजूमदार। उत्खनन किया गया 1931 में। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं मनकी बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, कागज, पाउडर इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर। इसका उत्खनन किया गया 1953 एवं 1960 में। 1953-1960 में उत्खनन किया गया कालीबंगा का। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य हैं, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। ये हिसार हरियाणा में है। ये इसके उत्खनन करता है सूरज खान। उत्खनन किया गया 1969 में। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त स्थल है ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट है कोट दीजी। ये खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है धुए एवं फजल अहमद खान। उत्खनन किया गया 1935 और 1955 में। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं मिला यहाँ से, और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। नेक्स्ट है बनावली, हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह विष्ट। उत्खनन किया गया 1973 में। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं मिट्टी का हल। ये खिलौने से बना है, यानी खिलौना है ये। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली से। नेक्स्ट है रोपड़। ये रूपनगर पंजाब में है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन किया गया 1955 में। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। नेक्स्ट है रंगपुर, कठियावाड़ गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है S.R. राव। उत्खनन किया गया 1954 में। ये बहादुर या मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी इत्यादि। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन किया गया 1958 में। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है सुत कांगे डोर। ये बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन व जॉर्ज डेल्स। उत्खनन किया गया 1927-1962 में। ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं प्राकृतिक, चट्टान पर अवस्थित मानव, अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है, बेबीलोन से व्यापार पाकिस्तान, यानी बेबीलोन से व्यापार पाकिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। उत्खनन करता है जगपति जोशी। उत्खनन किया गया 1982 में। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वाणाग्र, मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुत का कोह। ये पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है जाज डेज। 1962 में इसका उत्खनन किया गया। ये सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है सुरकोटदा, गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है। 1964 में उत्खनन किया गया। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा इत्यादि मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अब देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होता है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम देवता को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चेनाब के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु। वैदिक वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है सुलभ सूत्र। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द दिए गए हैं। तो ये देख लेते हैं। एक तरफ इनके आधुनिक नाम है, एक तरफ प्राचीन नाम है। गया का प्राचीन नाम है अघन्या, जिसका वध ना हो। राजा को कहते थे गोप। अतिथि का प्राचीन नाम है गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति को वैदिक काल में गोमत कहते थे। युद्ध का प्राचीन नाम है गविष्ट, गेसु या गम्य। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले और हल से बनी नालियों को वैदिक काल में सीता कहा जाता था। ऋग्वेद कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो यह है सामवेद। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्कृतियों का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के, कॉइन के लिए। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। एक तरफ इसमें वेद है, एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ सूक्त है, एक तरफ उपनिषद है, एक तरफ आरण्यक है, एक तरफ अध्येता है, एक तरफ उपवेद और प्रवर्तक है। तो ये लिस्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितकी, ऐतरेय। इसमें सूक्तों की संख्या है 1028 मंत्र है इसमें। उपनिषद है ऋग्वेद के कौशितकी और अत्रेय। आरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी। अध्येता अध्येता ये होत्र होते थे और इसके उपवेद प्रवर्तक हैं। तो ये है आयुर्वेद प्रजापति। नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय शतपथ। इसके उपनिषद है तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। आरण्यक है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ, मैत्रायणी। इसके अध्येता को कहा जाता था अथर्वयु और इसके उपवेद हैं यानी प्रवर्तक हैं धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। नेक्स्ट है सामवेद। इसका ब्राह्मण है पंचविश। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्तों की संख्या है 1875 मंत्र हैं। उपनिषद है सामवेद के केन, छांदोग्य। आरण्यक है जैमिनी, छांदोग्य। अध्येता को कहा जाता था उद्गाता और इसके उपवेद हैं गंधर्व वेद और इसके प्रवर्तक हैं नारद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण है गोपद। इसमें सूक्तों की संख्या 6000 मंत्र हैं। उपनिषद है मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक और इसके अध्येता को कहा जाता था ब्रह्मा और इसके उपवेद हैं शिल्प वेद और इसके शिल्प वेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। तो यहाँ पर हमने वेद से संबंधित ये लिस्ट देखी है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्था में जिस अहुरमज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगस कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो ये अंग एवं मगध को
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, रावी नदी। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आयों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब देखते हैं ऋग्वैदिक की नदियों के बारे में। एक तरफ प्राचीन नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है। वितस्ता को वर्तमान नाम है झेलम। विशाखा का नाम है व्यास। द्विशद्वती या दृशद्वती का नाम है घग्गर। चौतांग नदी। क्रुमु को नया नाम है कुर्रम। कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। अस्कनी का आधुनिक नाम है चिनाब। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। कोमल का आधुनिक नाम है गोमती। सिंधु का है सिंध। सरस्वती का आधुनिक नाम है घग्गर। सुषमा का आधुनिक नाम है सोहन और सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात। तो ये लिस्ट देखी है हमने ऋग्वैदिक कालीन के नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम की। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये थी ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र इस विषय से संबंधित पुस्तक है ज्यामिति से। असतो मां सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी समाज का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। तीर्थ का शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण कराया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय है? तो ये है जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्ध मागधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह है सम्मित शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेताश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं स्थूलभद्र। इस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यहाँ पर लिस्ट दी गई है जैन समितियों की सम्मेलन की। इस तरफ जैन संगीति है, ये जैन संगीति का सम्मेलन है। जैन संगीति इस तरफ वर्ष है, यहाँ पर स्थान है, इस तरफ अध्यक्ष है। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईस्वी में। इसका
जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूलभद्र और ये हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी चौथे 24वें तीर्थकर थे। इनके बारे में कुछ लिस्ट दी गई है तो ये देख लेते हैं हम इसमें। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है वैशाखी के कुंड ग्राम के निकट बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ वज्र संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के ये प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम था महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का दूसरा नाम अड़ोज्या भी है। प्रमुख उपाधि दी गई महावीर को कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है, यानी इसका अर्थ होता है जिनका मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ उपाधि दी गई, इसका मतलब होता है बंधन रहित। और अरहत की उपाधि दी गई, इसका मतलब पूज्य होता है। नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ। ये मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूक्त में। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो ये आजीवकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो यह बौद्धों का। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना से। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो ये है महायान। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासंघी जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ। तो ये द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो ये खुद इनके समय आए। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रुम्बनदेही स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग रहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो यह प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो ये है देवदत्त। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन। कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मनदेही नेपाल में है। पिता का नाम सुधोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। ये कोली गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र का नाम है गौतम।
पालन पोषण किया विमाता प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम यशोधरा, ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम चन्ना, घोड़े का नाम पंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, बोध गया बिहार में है। निरंजना नदी का तट घटना संबोधि है। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषिपत्तन सारनाथ में है। शिष्य है इनके आनंदवा उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत इसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। आयु 80 वर्ष थी। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। सब क... इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध संगीतियों के बारे में एक लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में और ये हुई थी राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, उस समय शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व में और ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर, उस समय शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 250 ईसा पूर्व में, स्थान पाटिलपुत्र में। मोगलपुत्र इसके अध्यक्ष थे और ये शासन था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसु मृत्य। यहाँ पर जो प्रथम हुई थी ये याद रखना है, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये लिस्ट हमने देखा है बौद्ध संगीतियों को। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। एशिया के जीव द्वीपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये है नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये है वसुमृत्य। यहाँ पर त्रिपिटक के बारे में दिया गया है, तो ये देख लेते हैं। सुत्त पिटक ये पिटकों में बृहत्तम है। इसमें इसका विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है ये। नेक्स्ट है विनय पिटक, इसमें ये पिटकों में लघुतम है और इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक, ये पिटकों में मध्यम है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो ये त्रिपिटक है, ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो ये है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो ये है बिंबिसार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। संसार स्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं उनके प्रतीक चिन्ह हैं। गर्भ को कहा जाता है हाथी, उनके जन्म का प्रतीक है कमल, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, यौवन का प्रतीक है सांड, समृद्धि का है सेब, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। ग्रीक रोमन शैली में उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पाणी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश।
वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सार्वास्तिक को। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ होता है? तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। नयनार कौन थे? तो ये शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसिस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? अरिष्टनेमि से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूरी में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग के। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये नयनार संतों की थी। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक हैं। इस तरफ दर्शन है, यहाँ पर आधार ग्रंथ है, इस तरफ प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र, इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अच्छपाद गौतम, इनका आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, इनका आधार ग्रंथ है योग सूत्र। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद उलूक, इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी, इसका आधार सूत्र है पूर्व मीमांसा सूत्र। वेदांत के प्रतिपादक है बदनारायण, इसका आधार ग्रंथ है ये है ब्रह्म सूत्र। ये प्रमुख दर्शन व उनके प्रतिपादक की लिस्ट है। एक तरफ संप्रदाय दिया गया है, एक तरफ संस्थापक हैं, तो ये देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद के संस्थापक हैं आचार्य अजित केस काम्बलिन। भौतिकवादी के संस्थापक हैं पकुद कचायन। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय बेट्ठली पुत्र। नेक्स्ट है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो यह है छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह है श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, ये नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज के नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा है? वैष्णव धर्म से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांग तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं हम। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह है बिंबिसार, इनका शासनकाल है 544 से 49 ईसा पूर्व के मध्य। गोदावरी नदी के तट पर स्थित
महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक या असक। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये है अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो ये है महापद्म नंद। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है नागदशक। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी भी कहते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पावापुरी। देवरिया गोरखपुर में है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या फैजाबाद में है। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र एवं उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। वज्र की राजधानी विदेह एवं मथिला थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में है ये। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में थी, ये इलाहाबाद बांदा में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी की राजधानी सोथीवती या सुक्तिमती। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती की उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, पाकिस्तान में है। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपूत कश्मीर में स्थित है। वज्र तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ समय है, एक तरफ प्रमुख रचना है, एक तरफ महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अरिस्टोब्यूलस, इनका समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। युद्ध के इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार इसे बनाया था। नेक्स्ट है ओनो सेक्रिटस, इनका समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी इनकी प्रमुख रचना है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। नेक्स्ट है नियार्कस, इनका समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। इनकी प्रमुख रचना है स्ट्रेबो व एरियन विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो ये सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेंट्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाख दत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? ये पाटलिपुत्र में है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो ये लकड़ी से बना था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्भरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये किया था सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और महान सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ये है जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ यानी अधिकारी की लिस्ट दी गई है। मौर्यकाल में सबसे
उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो ये देख लेते हैं, एक तरफ यहाँ पर तीर्थ यानी अधिकारी के बारे में, एक तरफ संबंधित विभाग या उनके कार्य हैं। पहला है इसमें मंत्री, पुरोहित, ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। नेक्स्ट है युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष था। समहर्ता, ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री एवं कर संग्राहक था। नेक्स्ट है मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, कमिश्नर था। नेक्स्ट है व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। नायक, ये सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति, ये सेना अध्यक्ष था, सर्वोच्च सैन्य कमांडर था। अं- अंतर्वसिक, ये सम्राट का अंगरक्षक था, सेना का प्रधान अधिकारी था। कर्मांतिक, ये उद्योग धंधे एवं काम कारखानों का प्रधान निरीक्षक था यानी अध्यक्ष था। नेक्स्ट है प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं की को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला था। नेक्स्ट है दंडपाल, ये सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल, ये देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आठवीं, ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दौवा दौवारिक, ये राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। नेक्स्ट है नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। तो ये हमने देखा मौर्य काल में 18 तीर्थ यानी 18 अधिकारियों के बारे में। नेक्स्ट है मौर्यकालीन अधिकारी, पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये है उपगुप्त। नेक्स्ट है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। इस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ये है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोज करता है, तो एक तरफ अशोक के शिलालेख है, एक तरफ खोज करता है, एक तरफ वर्ष है। धौली अभिलेख के खोज करता है किट्टू, 1837 में इसकी खोज की गई। भाबरू शिलालेख की खोज करता है कैप्टन बर्ड, 1837 में खोज किया गया। बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज हैरिंग हैरिंगटन ने किया था 1785 में। दिल्ली टोपरा की खोज 1785 ईस्वी में कैप्टन कोलियर ने किया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 ईस्वी में पेड्रे टी पेनथेलर ने किया था। मानसेहरा की खोज 1889 ईस्वी में कैप्टन ले ने किया था। कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में किया था। रोमन देई की खोज 1896 ईस्वी में फिहरर ने किया था। जौगढ़ अभिलेख की खोज सर वाल्टर इलियट ने 1850 में किया था। गिरनार शिलालेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टाट ने 1822 ईस्वी में किया था। शाहबाज गढ़ी की खोज 1836 में एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किया। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज 1834 ईस्वी में टी.एस. बर्ड ने किया था। मास्की अभिलेख की खोज 1915 में बीडन ने किया। निगाली सागर की खोज फिहरर ने 1895 में किया। रामपुरवा की खोज करलाइल ने 1872 में किया और सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल स्टाइन ने 1905 ईस्वी में किया था। तो ये हमने लिस्ट देखी है अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता और उनके वर्ष की। अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम पीर प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो ये है अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? यह है भब्रू स्तंभ, राजस्थान का।
ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्प ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? यह है पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। एक तरफ अधिकारी दिए गए, एक तरफ विभाग है। सीता अध्यक्ष का विभाग होता है कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष ये खानों के अध्यक्ष थे। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग के प्रधान थे। शुक्ला अध्यक्ष व्यापारिक कर के प्रधान थे। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष थे। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष थे। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो यह इंडिका, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह है तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है और यह शासक का समय है, ये टॉलेमी फिलाडेल्फस का शासनकाल है 288 से लेकर 246 ईसा पूर्व के मध्य। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यह है अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये है सातवाहन। अमृत अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? एलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से प्राप्त किया, वह कहाँ का शासक था? तो ये सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देव नाम पी की उपाधि किसने धारण किया था? दशरथ ने। अशोक की उपाधियां देख लेते हैं। अशोक की उपाधि दी गई है। अशोक की जो उपाधि है, इस तरफ उपाधि इस तरफ स्रोत है, तो अशोक की उपाधि अशोक दी गई है मास्की लघु शिलालेख में। देव नाम प्रियदर्शी अशोक राजा, ये नाम है गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य नाम दिया गया है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा दिया गया है बराबर गुहा लेख में। प्रियदर्शी राजा मगध दिया गया है भब्रू वैराट लघु शिलालेख में। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख। दीपवंश महावंश, ये जो प्रियदर्शी राजा है, ये नाम दिया गया है कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश और महावंश में। अशोक वर्धन नाम दिया गया है अशोक का पुराण में। राजा अशोक लिखा है ये निट्टूर लघु शिलालेख में। और राजा अशोक देवनाम प्रिय अशोक का ये नाम है उदगोलम लघु शिलालेख में। तो यहाँ पर हमने देखा है कुछ शिलालेख और अशोक की किस शिलालेख में कौन सी उपाधि दी गई है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चे एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा में। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना।
वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। अब देखते हैं मौर्य काल की मुद्रा के बारे में। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। पहला है पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टपाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे। ये है मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्धकाकड़ी। तो ये मौर्य काल की मुद्रा है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेड़कटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत के प्रारंभ में। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत कितने वर्षों का विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये है सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो ये है पांचालु। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो यह है कुषाण वंश। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन थे? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? तो यह है कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये जारी किया था कुषाणों ने। कनिष्क का राजवैद कौन था? तो ये थे चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी उस हत्या के द्वारा हुआ? तो ये है शुंग वंश। भारत में यूनानी शास्त्रों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो ये है मेनांडर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट दी गई है मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी की। तो ये लिस्ट देख लेते हैं। एक तरफ विदेशी आक्रांता है, एक तरफ भारत में आगमन कब हुआ, मूल निवास स्थान कहाँ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुए हैं उसके, और राजधानी और विशेष तथ्य दिए गए हैं। पहले जो आक्रमणकारी है भारत पर, यह है हिंद यमन। इनका भारत में आगमन हुआ था 190 ईसा पूर्व में। इनका मूल स्थान बैक्ट्रिया अफगानिस्तान है। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है मेनांडर, मिलिंद साकल, और इनकी जो राजधानी थी वो वर्तमान सियालकोट थी। नेक्स्ट है शक या सिथियन। ये भारत में आए थे 90 ईसा पूर्व में। इनके मूल निवास है सीरिया और इराक। इसके प्रसिद्ध शासक हैं नहपान, पश्चिमी भारत के, और इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र में। प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पार्थियाई या पहलव। ये पहली सदी ईसा पूर्व के अंत तक भारत आए। पार्थिया और ईरान से थे। इनके प्रसिद्ध शासक है गोंडो फर्नीज। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में वेगाम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है कुषाण या फिर यूची। ये 15वीं ईस्वी में भारत आए। चीनी तुर्किस्तान से आए थे। इनके जो प्रसिद्ध शासक है ये है कनिष्क। इनकी राजधानी थी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम है, सबसे पहले हिंद यमन आते हैं, इसके बाद शक, इसके बाद पहलव, इसके बाद कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विमकटफिसेस को दिया जाता है। अब देखते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से लेकर 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी
परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। दिल्ली की कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस शक शासक को शक विजेता कहा जाता है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां हैं। श्री गुप्त की उपाधियां हैं आदिराज, महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय की है विक्रमादित्य, विक्रमांक। स्कंदगुप्त की उपाधि है सक्रादित्य, सक्रोपम। समुद्रगुप्त की उपाधि है पराक्रमांक। कुमारगुप्त की है महेंद्रा द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज। तो ये गुप्त शासकों की कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। गुप्तकालीन अधिकारी देखते हैं तो एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ विभाग है। महासेनापति ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है रण भांडागारिक, ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था। महासंधि विग्राहक ये युद्ध व शांति का प्रधान था। महाभंडा महा सॉरी महा भांडागाराधिकृत ये राजकीय कोष का प्रधान था। महाअक्षपटली अभिलेख विभाग का प्रधान था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। महाप्रतिहार राजा राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। ध्रुवा ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था। अग्रहारी दान विभाग का प्रधान था। नेक्स्ट है महाबलाधिकृत ये सेना का सेनापति था, सर्वोच्च अधिकारी था। महादंड नायक न्यायाधीश थे। दंडपासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा अधिकारी होते थे। तो ये लिस्ट है गुप्तकालीन के अधिकारियों की। नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो ये है छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय इनका शासनकाल है 375 से 415 ईसा पूर्व। इन्होंने ये स्वयं एक विद्वान थे तथा विद्वानों का आश्रयदाता थे। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं गुप्तकालीन रजत यानी चांदी की मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। लिच्छवय दौहित्र किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट है गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। गुप्त काल में क्षेत्र ये खेती करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु ये निवास करने योग्य भूमि होती थी। खिल्ल ये जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल्ल कहते थे। जंगली भूमि को आपराहत कहते थे। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता था। तो ये गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण है। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्त कालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासन काल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो यह है ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो ये है फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है स्कंदगुप्त के। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? तो ये शकों पर विजय के कारण। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। प्रयाग अभिलेख में हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहते थे। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? भगवान विष्णु। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश दिए गए हैं, तो ये लिस्ट देख लेते हैं। इस तरफ राजवंश है, यहाँ पर स्थापना कब किया गया और इस तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो पहले है इसमें वाकाटक राजवंश। इसकी स्थापना 255 ईस्वी में किया गया। इसके जो संस्थापक हैं ये है विंध्य शक्ति और 330 ईस्वी में किया गया सर्वसेन के द्वारा। नेक्स्ट है नाग राजवंश। इसकी स्थापना 305 ईस्वी में भव नाग ने किया था। त्रयकूटक राजवंश की स्थापना 415 ईस्वी में इंद्रदत्त ने किया। हूण राजवंश की स्थापना 500 ईस्वी में तोरमाण ने किया। सालंकायन राजवंश की स्थापना 300 ईस्वी में देववर्मन ने किया। विष्णुकुंडिन राजवंश की स्थापना 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र प्रथम ने किया। माथुर राजवंश की स्थापना 325 ईस्वी में अच्युत ने किया और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन ने किया। तो ये लिस्ट है गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश की। कलहड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दंतिदुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे। तो ये जो सिंहनाद है ये सेनापति थे। कुंतल अश्व सेना के प्रधान थे। स्कंदगुप्त हस्त सेना के प्रधान थे। सामंत महाराज ये नागरिक प्रशासन के प्रमुख होते थे। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेकर 647 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ह्वेनसांग किस राजा के शासन काल में भारत आए थे? सम्राट हर्षवर्धन के। भारत में नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई थी? सातवाहन काल में। कौसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने किया था? ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 675 ईस्वी में।
हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में विस्तार हुआ? तो ये है उत्तर गुप्त काल में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चीन में दूध भेजने वाले शासक देखते हैं, तो एक तरफ शासक है, एक तरफ राजवंश है। हर्षवर्धन ने भेजा था, ये पुष्पभूति वंश से थे। नरसिंह द्वितीय ने चीन में दूध भेजे थे, ये पल्लव वंश के थे। यशोवर्मन ने भेजा था, ये कन्नौज नरेश थे। और कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था, ये चोल वंश के शासक थे। तो यहाँ पर हमने देखा है चीन में दूध भेजने वाले शासक और उनके वंश के बारे में। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में, इसका जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अब देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों का शासनकाल है 950 से 1050 ईस्वी। एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो ये है अजंता, महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा को। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विश्व मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? तो ये है जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? पल्लव। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु तथा झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारिका में, गोवर्धन मठ पुरी में एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव को। अब देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ इनकी स्थिति दी गई है। एरण का विश्व मंदिर, ये एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये स्थित है सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश।
मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किस कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये हैं चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरा में। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट दी गई है संगम कालीन प्रमुख साहित्य की। इस तरफ रचनाकार है, एक तरफ संगम साहित्य है। तिरुकुरल या कुरल की रचनाकार है तिरुवल्लुवर। अहनानूर की रचना किया था रुद्र शर्मन ने। तोल्काप्पियम के रचनाकार हैं तोल्काप्पियर। जीवक चिंतामणि के रत्नाकार हैं तिरुकदेवर। सिलप्पादिकारम के रचनाकार हैं इंग्लो आदिगल। मणिमेखले के रत्नाकार हैं सीत सीत लैसत्रनार। मरु गर्रुपादय के रचनाकार हैं नक्कीरर। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है संगमकालीन प्रमुख साहित्य की। इनका उच्चारण आप स्वयं से भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक तरफ यहाँ पर प्रमुख राजवंश है, एक तरफ राजधानी है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ राजधानी है, एक तरफ संस्थापक है। तो ये लिस्ट दी गई है, ये हमें देखना है। इस तरफ राजवंश है, यहाँ पे राजधानी है, इस तरफ संस्थापक है। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर, इसकी संस्थापक है विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है, इसके संस्थापक है सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी है मान्यखेत, संस्थापक है दंतीदुर्ग। होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र, संस्थापक है विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की राजधानी है अम्रकोंड और इसके संस्थापक हैं बीटा प्रथम। गंग वंश की जो राजधानी है ये है कुबलाल व तलकाड, इसके संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है, इसके संस्थापक है गोपाल। सेन वंश की राजधानी लखनऊती है, इसके संस्थापक है सामंत सेन। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै है, इसके संस्थापक है नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजधानी है यह है कन्नौज, जिसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी के चालुक्य की राजधानी मानखेद कल्याण थी, इसके संस्थापक है तैलब्बती। बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी थी, इसके संस्थापक है जय सिंह प्रथम। और वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी थी, इसके संस्थापक है विष्णुवर्धन। गहड़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी, इसके संस्थापक है चंद्रदेव। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी, संस्थापक है इसके मूलराज। परवान वंश की राजधानी थारानगरी थी, संस्थापक है उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी, इसके संस्थापक है कोप्पल। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहित छत्र थी, इसके संस्थापक है वासुदेव। और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोबा थी, इसके जो संस्थापक है ये हैं नन्नुक। तो यहाँ पर हमने लिस्ट देखी है प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनके संस्थापक की। नेक्स्ट है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम के। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? तो ये है कदम्ब का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो ये था अरिकमेडु। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित किया था। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंवन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान किया था और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये हैं कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युग किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख फोर्ड के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक ने किया है, यह है अरिकामेडु। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी या कड़गी कौन थे? तो ये तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका थी। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था, जो
नेदुनज़ेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पत्नी पूजा यानी पत्नी या कर्ण की पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलय। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो ये है पांडे। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये है वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? कारिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेव नार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य। संगम कालीन प्रचलित शब्दावली दी गई है, तो ये देख लेते हैं इस तरफ। पहला शब्द है इसमें वरियम। इसका मतलब होता है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम वसूलने वाला अधिकारी भी था। नेक्स्ट है कराई। ये भू राजस्व या लगान होता था उपज का, जो कि 1/6 भाग होता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट शब्द है इराई। इसका मतलब था सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है इरावू। जबरन लिया जाने वाला उपहार था। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर था। राज्य की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत था। दूसरा है कडमई पाडवडू, राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व वेली ये भूमाप की इकाई थी और कलम ये अनाज के तौल की इकाई थी। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को देखा है जो कि संगम काल में प्रचलित थे। नेक्स्ट है संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? स्कंद। इनका अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश उपजाऊ कृषि भूभाग को प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये कारिकल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पालय के रचयिता रुद्रक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? तो ये है करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, ये है परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोट चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो ये है जिमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? तो ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो ये है संध्याकर नंदी। कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो ये है पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबर दाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन। सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? तो ये है इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगनक। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो यह है बृहत संहिता। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित
साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सोहली शीर्षक से किया गया था। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद मेनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कलहड़ की राज तरंगड़ी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने किया था? हॉल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में था? तो ये थे कुलोतुंग तृतीय के काल में। यहाँ पर लिस्ट दी गई है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो यहाँ पर हम ये लिस्ट देख लेते हैं। एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना दी गई है। कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। दंडी की है 10 कुमार चरित, काव्य दर्शन। सिद्धसेन की है न्यायावतार। भास की रचना है सप्तवासुवदत्तम, चारु दत्तम। विश्व शर्मा की रचना है पंचतंत्र। चरक की रचना है चरक संहिता। आर्यभट्ट की है ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धिमग्ग। असंग की रचना है योगाचार। भास की है उर्भंग। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। अमर सिंह की है अमरकोश। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध। चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर की है बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। नेक्स्ट अब देखते हैं आज इस वीडियो में बस इतना ही। और इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।